हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो बेसिकली इस वीडियो में आज के मार्केट्स को डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम आने वाले दिनों में मार्केट से क्या उम्मीदें हैं, एंड फाइनली 10 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो मैं ऑलरेडी होल्ड करता हूं एंड कई बार अपने चैनल पे डिस्कस कर चुका हूं। काफी सारे मेंबर्स होल्ड करते हैं एंड अगर आप रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आई एम वेरी श्योर कि कुछ स्टॉक्स आप भी होल्ड करते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो आरबीआई के नए नॉर्म्स प्रपोज किए हैं उसकी वजह से पीएसयू बैंक्स में अच्छा खासा प्रेशर था। स्पेसिफिकली ये नॉर्म्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है उसको लेकर है कि हायर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, एट द सेम टाइम ग्रेटर प्रोविजनिंग होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, जिसकी वजह से आज काफी सारे एनबीएफसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड हैं, फॉर एग्जांपल आरईसी, पावर फाइनेंस एंड इराडा, अच्छे खासे प्रेशर में थे एंड ओवरऑल मार्केट्स के सेंटिमेंट्स भी इसी वजह से डाउन हो गए थे। एंड टाइटन के रिजल्ट्स भी शायद मार्केट्स को पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से टाइटन 7% डाउन था। तो ओवरऑल मार्केट्स ओवरऑल नेगेटिव हो चुका था इसी वजह से। एडवांस डिक्लाइन अगर रेशियो देखते हैं तो ऑलमोस्ट 841 शेयर्स एडवांस हुए हैं। उसके अगेंस्ट में 1808 यानी 1808 स्टॉक्स डिक्लाइन हुए हैं। तो ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो खराब ही था। निफ्टी इंडाइसेस अगर देखें तो आज तो आउट परफॉर्मर रहा। निफ्टी रियलिटी 2.76% ऊपर बंद हुआ है। पीएसयू बैंक्स ऑब्वियसली 3.66% डाउन बंद हुए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला। निफ्टी मीडिया भी अच्छा खासा डाउन था। एंड एफ आई आईज डी आई एस का अगर सेलिंग और बाइंग का रेशियो देखते हैं तो ओवरऑल इस मंथ में अभी तक एफ आई आईज नेट सेलर्स हैं। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की सेलिंग की थी 2 मई को। 2400 करोड़ के आसपास की नेट सेलिंग की थी 3 मई को। एंड आज की अगर सेलिंग का डेटा देखें तो ऑलमोस्ट 2200 करोड़ के नेट सेलर्स रहे हैं एफ आई आईज। उसके अगेंस्ट में डीआईआईज परचेज कर रहे हैं, बट यहाँ पर अभी भी एफ आई आईज का सेलिंग का डेटा काफी ज्यादा है जो एफ आई आईज डी आई आईज एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे। एंड स्पेसिफिकली इलेक्शंस को लेकर काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। 4 जून को जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उससे पहले आई एम वेरी श्योर कि एफआईआईज बहुत ज्यादा बल्क में परचेजिंग नहीं करेंगे जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होती है कि किसकी गवर्नमेंट बन रही है। एंड स्पेसिफिकली एफआईआईज हो या ओवरऑल मार्केट्स को तब वो चीज पसंद आती है कि करंट गवर्नमेंट ही कंटिन्यू हो, जिससे क्या होता है एक पॉलिसी सर्टेनिटी बनी हुई रहती है, पॉलिसी स्टेबिलिटी बनी हुई रहती है। एंड फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, कैपिटल गुड स्टॉक, रेलवे स्टॉक्स, ये सब अच्छा करते रहेंगे। नहीं तो नई गवर्नमेंट आएगी, नई पॉलिसीज आएंगी, तो उस समय कौन सा सेक्टर्स परफॉर्म करेगा वो बात की बात हो जाती है। एंड सबसे ज्यादा कंसर्निंग जो आज देखने को मिला, विक्स अगर देखें तो ऑलमोस्ट एक समय 10 पर पहुंच गया था एंड इन ऑलमोस्ट 7 वर्किंग डेज ये 10 से ऑलमोस्ट 17 पर पहुंच गया है। तो ये दिखा रहा है कि मार्केट्स काफी वॉलेटाइल रह सकता है। ओवरऑल मार्केट्स में अब फियर थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। एंड निफ्टी की अगर बात करें तो ओवरऑल अभी तक हायर हाइज एंड हायर लोज बनाए जा रहा था, बट अभी अगर देखें तो ऑलमोस्ट जो लास्ट टाइम हाई बनाया था 22,750 से 800 के बीच में, उसी हाई के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया एंड वहां से थोड़ा सा डिप लिया है, बट अभी भी ऐसा कोई कंसर्निंग वाली बात नहीं है। एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 को अगर देखते हैं तो ओवरऑल जो हाई बनाया था इसने वो इसने ब्रेक कर दिया था, बट अभी यहाँ पे अगर 16,000 के आसपास आकर थोड़ा सा ये प्रेशर में आ गया है एंड अभी 15 ईएमए के आसपास खड़ा है। एज यही सेम हाल है स्मॉल कैप मिड, यही सेम हाल है मिड कैप स्टॉक्स का भी। बट ओवरऑल अगर देखें तो ओवरऑल सिचुएशन ग्लोबली अब उतनी ज्यादा खराब नहीं लग रही है, क्योंकि जो 4.7% के आसपास 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड पहुंच गया था यूएस में, वो ऑलमोस्ट 4.5% पे आ गया है। तो ये थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो अभी जॉब्स डेटा आए हैं वो भी ये सपोर्ट कर रहे हैं कि धीरे धीरे वहां की इकोनॉमी प्रेशर में आ रही है। जो ये नेगेटिव न्यूज है वो ओवरऑल मार्केट्स पॉजिटिवली ले रहा है, क्योंकि इससे ये लग रहा है कि चलो कम से कम इस साल में एटलीस्ट फेड एक रेट कट तो करेगा। और उसके बाद डॉलर इंडेक्स देखें, डॉलर इंडेक्स भी वापस 106 क्रॉस कर गया था, तो थोड़ा सा डिप किया है जो अगेन पॉजिटिव हो जाता है मार्केट्स के लिए। एंड यूके ऑयल यानी ब्रेंट क्रूड ऑयल जो अगर देखते हैं ऑलमोस्ट $90 क्रॉस कर गया था, ये भी वापस एक हद तक कंट्रोल में आ गया है, तो अगेन ये पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद चलिए स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जो स्टॉक है ग्रेविटा 350 से मैं और मेंबर्स ऐड किए जा रहे हैं, तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्राइस अर्निंग्स रेशियो अभी 27 के आसपास है, कोई भी टेंशन वाली चीज नहीं है। एंड मैंने मेंबर्स को ऑलरेडी बता दिया था कि ये वाला जो क्वार्टर है शायद उतना अच्छा नहीं रहेगा, एंड यही हुआ। ऑलमोस्ट 749 करोड़ से 863 करोड़ की सेल्स हुई है। नेट प्रॉफिट अगर देखें 64 करोड़ से 69 करोड़ की नेट प्रॉफिट हुआ है। तो अगेन रेवेन्यूज एंड नेट प्रॉफिट में उतना ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। जो रेड सी इशू है वो अभी भी कायम है, बट ओवरऑल मैनेजमेंट कोशिश कर रही है उसको न्यूट्रलाइज करने की। तो ओवरऑल अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सही है। FY 28 के लिए मैनेजमेंट ने विजन रखा है 25% CAGR रेवेन्यूज में।
जो अगेन पॉजिटिव हो जाता है, बट हाँ शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़ा सा प्रेशर बना रह सकता है। एंड इस पॉइंट पे अच्छा खासा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पे आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ड ऑन योर ओन एनालिसिस। एंड इसमें एक कंसर्निंग फैक्टर हुआ था, इसमें जो ऑडिटर्स है इन्होंने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, जिसका मतलब ये है कि डिफरेंस इन ओपिनियन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज हुआ है, क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वहां पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को लेकर ऑडिटर चाहता था कि ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पीएल में दिखाया जाए एज एन एक्सपेंस, बट मैनेजमेंट ने इसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट नहीं किया। मैनेजमेंट का कहना था जो इसके पास ट्रेजरी स्टॉक थे जो एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए रखे हुए थे, उनको जब सेल किया तो उनको सेल करने से जो गेन हुआ वो गेन को ही यूज करके मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के थ्रू एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए कुछ स्पेंड किया है। तो वो ये एक्सपेंस पे नहीं दिखाना चाहते थे, वहां जो गेन हुआ है वहीं से कम कर देना चाह रही थी मैनेजमेंट, एंड वही किया है, वही ट्रीटमेंट हुआ है जिससे ऑडिटर अग्री नहीं किया, तो क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है ऑडिटर ने। बट ओवरऑल कोई भी टेंशन वाली जरूरत नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप डेफिनेटली होल्ड करके रख सकते हैं। हाँ डिफरेंस इन जो अकाउंटिंग स्टूडेंट्स हैं, सीए स्टूडेंट्स हैं, वो ज्यादा इस पे बोल सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ मैंने उतना स्टडी नहीं किया, बट एज सच 20 करोड़ के नेट प्रॉफिट का डिफरेंस आ रहा है, एंड मैनेजमेंट की बात भी काफी ज्यादा लॉजिकल लग रही है, और मैनेजमेंट ने ईएनवाई से ओपिनियन लिया है जो अग्री करता है मैनेजमेंट के ओपिनियन से, तो एज सच कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है ये अगेन वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है। मैं और मेंबर्स इसको 435 के लेवल से ऐड किए जा रहे हैं। इसके रिजल्ट्स फेनोमिनल आए थे, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। आप अगर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर अगर देखते हैं 425 करोड़ से 565 करोड़ हो गई थी सेल्स। नेट प्रॉफिट भी 68 करोड़ से 104 करोड़ हो गया था। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। एंड ओवरऑल जो गाइडेंस दी थी, अगर लास्ट ईयर मार्च 2024 यानी FY24 की अगर गाइडेंस देखे थे तो मैनेजमेंट ने कहा था ऑलमोस्ट 2000 करोड़ की रेवेन्यूज होंगी, जो थोड़ी सी मिस हो गई, 1940 करोड़ के आसपास हुई है। बट उसके बावजूद शेयर उतना ज्यादा भाग नहीं पा रहा है, आज भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली ओवरऑल मार्केट्स की वजह से। एक तो ये कि जो FY25 के लिए मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है 15% ग्रोथ की, जो ओवरऑल थोड़ी सी कंजर्वेटिव हो जाती है, क्योंकि FY24 में मैनेजमेंट ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। अब अगर आप देखेंगे 1530 करोड़ से ऑलमोस्ट 1930 करोड़ हो गई है, 25% से ज्यादा का ग्रोथ दिखाया है। तो FY25 के लिए मैनेजमेंट इतना कम क्यों कर रही है? कम करने का कारण ये है कि एक तो यूएस में इलेक्शंस हैं जिसके कारण इम्पैक्ट होगा, इंडिया में इलेक्शंस हैं, वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रही है स्पेसिफिकली इसराइल वगैरह को लेकर, वहां की वजह से थोड़ा ग्रोथ कम दिखाया है मैनेजमेंट ने। बट अगेन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, ऑलमोस्ट 33 के आसपास से प्राइस अर्निंग्स रेशियो। तो अगेन इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है, बट फ्रेश एंट्री के लिए भी आप डेफिनेटली स्टडी कर सकते हैं स्टॉक। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है ये मैंने लास्ट ईयर मिस कर दिया था, बट वैल्यूएशन हाई हो गई तो मैंने एंट्री नहीं ली थी। इस साल वापस जब वैल्यूएशन काफी ज्यादा कंसोलिडेशन के बाद, ऑलमोस्ट लाइक 6 मंथ्स ऑफ कंसोलिडेशन के बाद वैल्यूएशन थोड़ी सी रीजनेबल लगने लगी, स्पेसिफिकली कंसिडरिंग इट्स ग्रोथ, तो मैंने और मेंबर्स ने ऐड किया ऑलमोस्ट 830 के आसपास। एंड अभी इसके रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स मैंने एक रील में डिस्कस भी किए हैं। एंड अगर इसके रिजल्ट्स देखते हैं तो ऑलमोस्ट 96 करोड़ से 141 करोड़ की सेल्स हो गई है, नेट प्रॉफिट भी 23 करोड़ से 38 करोड़ की हो गई है। तो अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑलमोस्ट लाइक 50% का ग्रोथ आया है सेल्स में, एंड मोर देन 50% का ग्रोथ या ऑलमोस्ट 60% का ग्रोथ आया है नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस में। तो उसके बावजूद आज ये 5% डाउन था। होता है कई बार, क्या होता है कि रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन में काफी लोग खरीद लेते हैं, रिजल्ट्स के तुरंत बाद बेच देते हैं। इनफैक्ट ऐसे कई सारे स्टॉक्स में हमने देखा, जैसे फॉर एग्जांपल केपी एनर्जी जो मैं और मेंबर्स होल्ड करते हैं, इसमें भी रिजल्ट्स के बाद 1 या 2 दिन लोअर सर्किट लगा है, उसके बाद लगातार ये अच्छा किए जा रहा है। तो ओवरऑल टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है मैनेजमेंट, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैनेजमेंट का कहना है जो ऑर्डर बुक है ऑलमोस्ट 1400 करोड़ की है फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग March 31, 2024। एज ऑन March 31, 2024 1400 करोड़ की ऑर्डर बुक है। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि FY25 में आसानी से तो नहीं, एटलीस्ट 900 करोड़ की सेल्स मार्क मैनेजमेंट अचीव कर लेगी। अगर 900 करोड़ की सेल्स मार्क अचीव कर पाती है या उसके आसपास भी जा पाती है, तो अगर आप देखते हैं भाई 24 में मैनेजमेंट ने 440 करोड़ की सेल्स अचीव की है, 900 करोड़ के आसपास जाती है, दैट मींस 100% ग्रोथ इन रेवेन्यूज।
एंड उसके अगर प्रोपोर्शनेटली कंसिडर करते हैं, प्रॉफिट्स भी अगर 100% ग्रो होते हैं, तो उसी वजह से अभी भी मैं इसको स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ। एंड स्पेसिफिकली काउंटर ड्रोन जो एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस है वो अच्छे खासे फोकस में है, स्पेसिफिकली इजराइल ईरान के बीच में जो हुआ था अभी रिसेंटली, उसकी वजह से एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस की डिमांड रहने वाली है एंड मैनेजमेंट भी काफी अग्रेसिव साउंड कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है न्यूजन। न्यूजन सॉफ्टवेयर में और मेंबर्स अराउंड नॉट श्योर कितने, बट ऑलमोस्ट मोर देन 60-70% प्रॉफिट हम लोग बैठे हैं न्यूजन में। एंड इसके जो रिजल्ट्स आए हैं ये भी अगेन लगातार कंपनी अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करते जा रही है। मार्च 2024-23 में देखें तो 283 करोड़ थी, जो बढ़ के 350 करोड़ हो गई है रेवेन्यूज। नेट प्रॉफिट 77 करोड़ से 101 करोड़ हो गई है नेट प्रॉफिट। तो अगेन इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पे है, जिसकी वजह से फ्रेश एंट्री के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट हाँ अगर आप होल्ड करते हैं तो बिंदास होल्ड करके रखो। मैं भी होल्ड करके रखा हूँ इस स्टॉक को। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल को मैंने और मेंबर्स ने अराउंड 2060 के आसपास ऐड किया था। इसके रिजल्ट्स नहीं आए थे तब, क्योंकि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रही थी एंड स्पेसिफिकली थोड़ा सा जो अनकन्वेंशनल मैनर है जिसकी वजह से मैंने स्टॉक को आइडेंटिफाई किया। जो इसके एमडी हैं या वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स हैं मोतीलाल सॉरी रामदेव अग्रवाल जी, उनको मैं ट्विटर पे फॉलो करता हूं एंड उनकी बातों से साफ दिख रहा था, उनके ट्वीट से साफ दिख रहा था कि कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी है कंपनी में, कितने ज्यादा क्लाइंट्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से और वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी। ऑलमोस्ट 14.6 की प्राइस अर्निंग्स रेशियो है, जिसकी वजह से मैंने 2060 वहां पे टेक्निकली थोड़ा सा ओवरबॉट था तो भी मैंने ऐड कर लिया था। एंड उसके बाद जब रिजल्ट्स आए तो उसके बाद मैंने और मेंबर्स ने और ऐड किया अराउंड 2100 समथिंग पे। एंड इसके अगर आप रिजल्ट्स देखते हैं मार्च 2023 में ऑलमोस्ट 1030 करोड़ की सेल्स थी, जो ऑलमोस्ट डबल हो गई, 2141 करोड़ की सेल्स हो गई है। नेट प्रॉफिट भी अगर देखें तो 165 करोड़ से 725 करोड़ हो गया है। तो अगेन इस स्टॉक को भी आप बिंदास लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट इस लेवल पे भी आप स्टडी कर सकते हैं फ्रेश एंट्री के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है फोर्स मोटर्स। ये मैंने और मेंबर्स ने अराउंड 7000 ऐड किया था। ये जो गुरखा जो माउंटेन्स वगैरह में ज्यादा यूज होते हैं, गुरखा जो एसयूवी है वो ये बनाती है। अभी इसने रिसेंटली लॉन्च किया है अर्बानिया, जो बेसिकली एक मिनी वैन टाइप है, वैन टाइप है जो बिगर फैमिलीज को कैटर करती है, एम्बुलेंसेस या फिर टूरिज्म पर्पस के लिए यूज होता है, जिसकी वजह से ये स्टॉक लगातार अच्छा किए जा रहा है। लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हो चुका है, उसके बावजूद अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश लग रहा है। इनफैक्ट आज जब मार्केट डाउन था तब भी ऑलमोस्ट 3% ऊपर बंद हुआ है ये स्टॉक। एंड अगर आप इसके रिजल्ट्स देखते हैं तो मार्च 2023 में ऑलमोस्ट 1500 करोड़ की रेवेन्यूज थी, जो बढ़ के ऑलमोस्ट 33% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। 2000 करोड़ की हो गई है सेल्स एंड नेट प्रॉफिट भी 147 करोड़ से 140 करोड़ हुआ है। इसकी वजह से इसका जो ये है कि नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, वो जो वजह है लास्ट ईयर मार्च 2023 में 246 करोड़ की अदर इनकम थी, जिसका इंपैक्ट था। अगर उसको हटा दिया जाए तो अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 118 करोड़ था एंड इस साल मार्च 2024 में 279 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो अगेन कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही है एंड कंपनी मंथली सेल्स नंबर्स प्रोवाइड करती है, जहां से एक एश्योरेंस मिलती है कि लगातार इसकी गाड़ियां बिक रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है ये मेरे और मेंबर्स के लिए ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है। इनफैक्ट मेरे लिए तो आज ही ये 3 टाइम हुआ है। अगर किसी मेंबर ने मेरे साथ ऐड किया होगा तो उसका भी 3 टाइम हो चुका होगा। केपी एनर्जी ऑब्वियसली विंड सेक्टर, विंड पावर को केटर करती है एंड इसके जो रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे। उसके बावजूद 1 या 2 दिन लोअर सर्किट लगा, बट होता है रिजल्ट्स के बाद कई बार प्रॉफिट बुकिंग आती है। एंड अगर आप इसके रिजल्ट देखते हैं तो 148 करोड़ से 207 करोड़ की हो गई है सेल्स एंड नेट प्रॉफिट भी 15 करोड़ से 25 करोड़ की हो गई है। तो अगेन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता हूं, ऑलरेडी मेरे लिए 3 टाइम्स हो चुका है ये स्टॉक। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है मैं और मेंबर्स इसको 175 लेवल से ऐड किए जा रहे हैं एंड अभी भी अगर आप देखेंगे लगातार कितना कंसिस्टेंटली ये धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडली राइज करते जा रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी है, एट द सेम टाइम डेटा सेंटर्स पे भी ये फोकस कर रही है, जहां से एन्युटी रेवेन्यूज इसके स्टार्ट हो जाएंगे। एन्युटी रेवेन्यूज मतलब हर साल वहां से काइंड ऑफ रेंट आने लगेगा, जो अगेन एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है अनंत राज के लिए। एंड ये भी कंसिस्टेंटली अपनी सेल्स एंड नेट प्रॉफिट्स ग्रो कर रहा है। एंड अगर आप मार्च 2024 में देखें, इनफैक्ट अगर लगातार आप देखेंगे
तो 280 करोड़, 316 करोड़, 332 करोड़, 392 करोड़ एंड 443 करोड़, एंड उसका नेट प्रॉफिट भी 48 करोड़ से 84 करोड़ हो गया है। तो इसको भी लगातार मैं और मेंबर्स ऐड किए जा रहे हैं। इनफैक्ट 330 लेवल पे मैंने वापस और ऐड किया था क्वांटिटी, मेंबर्स को भी बताया था। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है मैक्रोटेक। मैक्रोटेक जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं स्पेसिफिकली, जो इनकी जो साइकिल होती है वो लंबी होती है, इनके जो नंबर्स जज किए जाते हैं वो प्री सेल्स नंबर्स होते हैं, वो जज किए जाते हैं कि कितनी बुकिंग्स हुई। जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं अभी तुरंत लॉन्च हो रहे हैं, मतलब क्योंकि में उनमें बुकिंग स्टार्ट हो रही है, उसको हैंडओवर में भी 2 साल 3 साल या 4 साल बाद दिया जाएगा, तो उनमें किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है। एंड मैनेजमेंट ने 4200 करोड़ की हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्री सेल्स अचीव की है, 4200 करोड़ की मैक्रोटेक डेवलपर्स ने। एंड पूरे साल की जो इसने गाइडेंस दी थी मैनेजमेंट ने 14,500 करोड़ की प्री सेल्स की, वो अचीव कर ली है। एट द सेम टाइम मैनेजमेंट का कहना है कि नेक्स्ट ईयर लिटिल ओवर 20% ग्रोथ का गाइडेंस दिया है प्री सेल्स में। 17,500 की प्री सेल्स की गाइडेंस है, तो अगर उसको अचीव कर पाती है तो अगेन इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। रियल एस्टेट साइकिल अभी स्टार्ट ही हुई है, ऑलमोस्ट 2-3 साल ही हुए हैं। मुझे लगता है रियल एस्टेट साइकिल अभी लंबी चलने वाली है, स्पेसिफिकली तब जब 2010 से 2020 तक हार्डली कोई ग्रोथ देखने को मिला था। एंड फाइनली केपीआई ग्रीन, जो मेरे लिए बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है, मोर देन 10x हो चुका है मेरे लिए। अब वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई हो गई है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस लेवल पे एंट्री की जानी चाहिए, बट ओवरऑल अगर आप इसके रिजल्ट्स को देखेंगे तो लगातार ये भी कंपनी अच्छे रिजल्ट दिखा रही है। ईयर ऑन ईयर कंसिडर किया जाएगा, 182 करोड़ से 289 करोड़ हुई सेल्स, एंड 32 करोड़ से 43 करोड़ हुई है नेट प्रॉफिट। एंड स्पेसिफिकली बीजेपी गवर्नमेंट की जो फोकस है स्पेसिफिकली हर रूफ पे बेसिकली सोलर पैनल्स इंस्टॉल वगैरह करवाने की जो स्कीम्स है, वो सब अगर कंसिडर करें तो आने वाले टाइम में भी ये स्टॉक बिंदास होल्ड करके रखा जा सकता है। बट इस वैल्यूएशन पे फ्रेश एंट्री मैं मना करूंगा, बट बाकी ऑब्वियसली आप खुद स्टडी करके डिसाइड कर सकते हैं। चलिए इसी बात पे वीडियो यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।